अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए परवाज बोर्ड सीरीज, और इसी में आज मैं केमिस्ट्री का और एक चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और अगर जीके बोर्ड की बात कर लेंगे, इस चैप्टर के बेटा टोटल में 6 मार्क्स है। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी को चेक कर लोगे तो वहां पर बेटा इस चैप्टर का नाम जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें बेटा हम वही वाले क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे जो आज तक पूछे गए हैं या जिनके आने के चांसेस है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, या दूसरी बात बेटा, अगर आपको बेटा इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप बेटा स्क्रीनशॉट लेके इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर का बेटा पीडीएफ मिलेगा। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज डिफाइन पीरियोडिक टेबल, यानी हम किस चीज को बोलते हैं, क्या पीरियोडिक टेबल। ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल बेटा हमारे पास क्या होता है, एक टेबल होता है। इस तरीके का टेबल हमारे पास बना के होता है, इस तरीके का टेबल हमारे पास होता है, ठीक है। और लेट अस सपोज बेटा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हम उनको नाम देंगे ए बी सी डी करके हम नाम देंगे। हमने लिखा बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। लेट अस सपोज बेटा ये 16 एलिमेंट्स हमारे पास है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास टोटल में 16 नोन एलिमेंट्स हैं, 16 नोन एलिमेंट्स। हमने बेटा इन एलिमेंट्स को बेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखा। और यहां पर अगर हम देख लेंगे ये एक ही बेटा कॉलम में आते हैं। कौन कौन सा बेटा, ए ई आई एम। और इनकी बेटा प्रॉपर्टी जो होती है ना वो रिजेंबल करती है। इसी तरह से बेटा ये जो हमारे पास है सी जी के ओ, ये एक ही वर्टिकल कॉलम में आते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या करती है, रिजेंबल करती है। अब पीरियोडिक टेबल क्या होता है, टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स इन सच अ वे। अब जिन एलिमेंट्स की बेटा प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना वो एक ही वर्टिकल कॉलम में होंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देंगे पीरियोडिक टेबल की, तो डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक टेबल की, तो हम लिखेंगे यहां पर बेटा टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, all the known elements in such a way, tabular form of all the known elements in such a way so that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column, we called that as, उसी चीज को हम नाम बोलते बेटा क्या, पीरियोडिक टेबल। अब मुझे बोलेगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर ये कोई एलिमेंट हमारे पास है, मान लो बेटा कोई एलिमेंट हमारे पास है, ये एलिमेंट हमने माना कोई एलिमेंट है एक्स। अब इस एलिमेंट की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा वो डिपेंड करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर पे। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द फंक्शन ऑफ कौन सा बेटा, एटॉमिक नंबर। यानी हम लिखेंगे बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties
chemical properties of the elements or the function of atomic number. मगर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होते, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और दे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर. अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है बेटा जो रिपीट होता है बेटा आफ्टर रेगुलर इंटरवल. यानी अगर हम देख लेंगे जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो रिपीट होते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. और ये रिपीट क्यों होते हैं बेटा? इनका रीजन एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाती है? रिपीट. यानी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है बेटा? यानी प्रॉपर्टीज क्यों रिपीट होते हैं? ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, repetition of electronic configuration after regular intervals. Repetition of electronic configuration after regular intervals. ठीक है, शाबाश. चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा आपको यह पूछा गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट्स. और दूसरा आपको यह पूछा गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. ध्यान दिए बेटा, पहले हम देख लेंगे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा एस सब शेल में. यानी वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा एस सब शेल में, वी कॉल दोज एलिमेंट्स एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी एलिमेंट्स इन विच last electron enters into S subshell, elements in which last electron enters into S subshell, उनको हम नाम बोलते बेटा कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इनकी अगर हम देखेंगे जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा NS1 to 2. यानी या तो होगा बेटा NS1 या तो होगा NS2. अगर NS1 होगा वी कॉल दोज एज ग्रुप फर्स्ट. और अगर NS2 होगा वी कॉल दैट एज ग्रुप सेकंड. एन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एन रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर. ये हमारे पास होता है कौन से एलिमेंट्स बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब दूसरा हमारे पास क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट बेटा हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम नाम बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स? वो वाले एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें? पी सब शेल में. एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into P subshell, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें बेटा? पी सब शेल में. वी कॉल दोज एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो अगर हम देख लेंगे पी सब शेल बेटा इस तरीके से हमारे पास होती, ये हमारे पास है पी सब शेल. अब इस पी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? या तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है व्हाट वी कॉल एज P1, या तो बेटा दो जा सकते हैं P2, उसके बाद P3, P4, P5, P6. और अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी क्या है? NS2 NP 1 to 6.
यानी पी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 6। इसीलिए बेटा इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। एस सब शेल में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं बेटा? एस में बेटा मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? 2। इसीलिए बेटा इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। यानी हमारे पास हो सकता है बेटा क्या क्या? यानी हमारे पास हो सकता है बेटा NH2NP1। इसी तरह से बेटा हमारे पास हो सकता है बेटा NH2NP2। इसी तरह से बेटा हमारे पास हो सकता है बेटा NH2NP3। इसी तरह से बेटा हमारे पास हो सकता है NH2NP4। इसी तरह से बेटा हमारे पास हो सकता है NH2NP5। इसी तरह से बेटा हमारे पास हो सकता है बेटा NH2NP6। यही तो 6 ग्रुप हमारे पास है। यानी व्हाट वी कॉल एज, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा ग्रुप 13। ग्रुप 13 बोरान फैमिली। ये हमारे पास आता है बेटा ग्रुप 14, दैट इज कार्बन फैमिली। इसी तरह से बेटा हमारे पास है ग्रुप 15, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह से बेटा ग्रुप 16, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीजन फैमिली। ये जो हमारे पास है ग्रुप 17, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजेंस। और ग्रुप 18 जिसको हम नाम बोलते हैं बेटा जीरो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस। यानी ग्रुप 13 को हम नाम बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट एज अ बोरान फैमिली, ग्रुप 13। और ग्रुप 14 बेटा हमारे पास वी कॉल इट एज अ कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को हम बेटा वी कॉल इट एज अ नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह से ग्रुप 16 वी कॉल इट एज एन ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 वी कॉल इट एज हैलोजेंस। और वी कॉल ग्रुप 18 को हम नाम बोलते बेटा व्हाट वी कॉल एज नोबल गैसेस। ठीक है, शाबाश। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फिर साथ में यह भी पूछा गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के कौन कौन से टाइप्स हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद बेटा और एक पार्ट बेटा क्वेश्चन का देखें, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप। यानी एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है बेटा एक पीरियड में और एक ग्रुप में। ध्यान देना बेटा, अगर हम किसी भी एटम की बात कर लेंगे, किसी भी एटम में अगर हम देख लेंगे, ये न्यूक्लियस होता है। चलो ये न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, ये न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में बेटा ऑलरेडी आपको पता है एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, शाबाश। ये पहली शल है, दूसरी शल है, थर्ड शल, फोर्थ शल, ऐसी बेटा कंटिन्यू करके बेटा हम ऐसे ही लिखेंगे। और इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमने दिखाए, ये हमने बेटा इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। और ये तो पता है इलेक्ट्रॉन बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। चलो अगर हम देख लेंगे इस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक कितनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। यानी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक कितनी डिस्टेंस है बेटा, इसी को हम नाम बोलते हैं बेटा। यानी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक जो डिस्टेंस हमारे पास होते हैं बेटा, उसी को हम नाम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी एक एटम की रेडियस कितनी है, एक एटम का साइज कितना है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस ऐसे हम रख लेंगे। यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ध्यान देना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द center of the nucleus, from the center of the nucleus, distance from the center of the nucleus to the outermost electrons, to the outermost electrons, to the outermost electrons is called atomic radius, is called atomic radius। उसको हम नाम बोलते बेटा एटॉमिक रेडियस। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक कितने डिस्टेंस है बेटा, इसी को हम नाम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब अगर यही एटॉमिक रेडियस हम देख लेंगे, ध्यान देना, अगर हम बात कर लेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस, यानी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के कौन कौन से टाइप्स हमारे पास है, जैसे आपके एनसीईआरटी ने लिखे 3 रेडियस बेटा, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए। एक को हम नाम बोलते हैं बेटा व्हाट वी कॉल एज कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, जिसको हम बेटा आरसी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास है बेटा व्हाट वी कॉल एज अ मेटेलिक रेडियस, जिसको हम बेटा आरएम से डिनोट करेंगे। और तीसरी हमारे पास है व्हाट वी कॉल एज वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, जिसको हम बेटा आर वी से डिनोट करेंगे। यानी एक हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा हमारे पास है मेटेलिक रेडियस, और तीसरा हमारे पास जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज वैन डर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस बेटा वहां पर डिफाइन है जहां पर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मेटेलिक रेडियस वहां पर डिफाइन है जहां पर बेटा मेटेलिक बॉन्ड होता है। और वैन डर वाल्स रेडियस वहां पर डिफाइन है जहां पर बेटा नोबल गैसेस होंगे या नॉन बॉन्डेड सिचुएशन होगी, वहां पर डिफाइन करते हैं कौन सी रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है कौन सी रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस ज्यादा होती है किससे, मेटेलिक रेडियस से। मेटेलिक रेडियस ज्यादा होती है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। ये आपके पास है, यानी सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। अब उसके बाद बेटा आपको पूछा गया नेक्स्ट पार्ट बेटा, अगर हम क्वेश्चन का देख लेंगे, वही हमारे पास है टाइप्स ऑफ रेडियस कौन कौन सी है। उसके बाद बेटा आपको पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन है, ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड। पीरियड का मतलब होता है बेटा जब आप पीरियोडिक टेबल में चलोगे लेफ्ट से लेकर राइट तक, उसका मतलब होता है पीरियड। और जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे ना, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप। जब आप टॉप से बॉटम तक जाओगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रुप। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड ग्रुप। एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है एक पीरियड में और ग्रुप में, ध्यान देना बेटा। अगर हम देख लेंगे बेटा, हम बोलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है बेटा इन ए पीरियड। जब आप पीरियोडिक टेबल में चलोगे बेटा, कहां से कहां तक बेटा, लेफ्ट टू राइट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अगर आपको पूछा जाएगा रीजन क्या है, रीजन इसका एक ही है बेटा, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम नाम बोलेंगे बेटा जेड इफेक्टिव। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, जो आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल जो आपने देखा होता ना बना के, इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपके पास होता है। ये जब आप यहां से लेकर यहां तक जाओगे लेफ्ट टू राइट, जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे, ये वाली डायरेक्शन जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, दैट इज पीरियड। दूसरा हुआ जब आप चलोगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ ये वाली डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम, ये टॉप ये बेटा बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्रुप। और इसको हम लेफ्ट टू राइट को हम क्या नाम बोलते हैं, पीरियड, यानी इसको हम नाम बोलते हैं बेटा क्या, पीरियड। चलिए बेटा, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है,
क्यों? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम देख लेंगे बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात कर लेंगे, टॉप टू बॉटम का मतलब होता है बेटा इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है बेटा? रीजन क्या है इसका? रीजन है बेटा जब हम टॉप टू बॉटम आ जाएंगे शेल्स इंक्रीज होते हैं। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। यानी इंक्रीज होते हैं शेल्स जिसकी वजह से बेटा साइज क्या होता है? इंक्रीज। यानी अगर मैं यहां पर देख लेता हूं, चलो बेटा, चलो यहां पर देख लेंगे बेटा, यहां पर बेटा हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारे पास है। तो अगर हम देख लेंगे जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा मुझे बोलेगा यहां पर बेटा हमारे पास है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे साइज क्या होता है? डिक्रीज। नोबल गैसेस को छोड़ के बोरान से लेकर फ्लोरीन तक साइज क्या होता है? डिक्रीज, बिकॉज द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, ये था बेटा दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था। ये क्वेश्चन जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या है, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ पीरियड एंड ए ग्रुप। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज हाउ डू आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन डिफर फ्रॉम देयर पैरेंट एटम्स। यानी अगर हम आयनिक रेडियस देखेंगे कैटाइन का और एनाइन का, वो किस तरह से वेरी करता है, किसे? पैरेंट एटम से। हमने बेटा ऑलरेडी बोला कि हम इसमें सारा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम बेटा वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस है या जो आज तक बेटा पूछे गए। ठीक है, शाबाश। यहां पर देखिए पहले हम देखेंगे चाहे कैटाइन की रेडियस की बात करें या एनाइन की रेडियस की बात करें, इसका मतलब होता है बेटा व्हाट वी कॉल एज एन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस जो होता है ना बेटा, आयनिक रेडियस बेटा दो तरीके से होती है, या तो होगा कैटाइन रेडियस या तो होगा एनाइन रेडियस, या तो होगा व्हाट वी कॉल एज कैटाइन रेडियस जो कैटाइन की रेडियस होगी, या तो होगी बेटा व्हाट वी कॉल एज एन एनाइन रेडियस जो एनाइन की रेडियस होगी। अच्छा, कैटाइन की रेडियस को सीखने के लिए और एनाइन की रेडियस को सीखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कैटाइन किस तरीके से बनता है और एनाइन किस तरीके से बनता है। चलिए अगर हम बात कर लेंगे बेटा, ये हमारे पास एटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस, ये एटम ए है। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, उसी को हम नाम बोलते हैं बेटा कौन सी रेडियस? एटॉमिक रेडियस। ये हमने एटम ए देख लिया। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा यहां पर बेटा ए पॉजिटिव। अगर मैं बोलूंगा कैटाइन के लिए क्या होगा, चूंकि कैटाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा इन दोनों में, ये हमारे पास कैटाइन है, यानी ये हमारे पास पैरेंट एटम है और ये हमारे पास कैटाइन है, यानी अगर मैं बोलूंगा रेडियस किसकी ज्यादा है, जरा मुझे बोलेगा किसकी रेडियस ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर पैरेंट एटम की रेडियस बेटा कैटाइन से क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा तो ऑब्वियसली बेटा साइज क्या होगा? कम। या तो हम जेड इफेक्टिव से भी देखते हैं, या हम बेटा यहां पर सिंपल टर्म्स में यूज करेंगे ए और ए पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है तो इसका साइज क्या होगा? कम। तो मैं ये बोलूंगा बेटा, पहला पॉइंट में लिखूंगा फॉर कैटाइन, फॉर कैटाइन the electron cloud is less, the electron
क्लाउड इज लेस। चूंकि कैटाइन के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, कम होता है, देयरफॉर इट हैज लेस साइज, इट हैज स्मॉलर साइज, इट हैज स्मॉलर साइज देन पैरेंट एटम। इसका साइज बेटा कम होगा किससे, पैरेंट एटम से। यानी कहने का मतलब हुआ ए और ए पॉजिटिव में ज्यादा किसका साइज होगा, ए का साइज ज्यादा होगा किससे, ए पॉजिटिव से। ये हम बेटा कैटाइन की बात करते हैं, ये हम बेटा यहां पर बात करते हैं किसकी, कैटाइन की। अच्छा दूसरा पॉइंट मुझे बोलिएगा बेटा, जितना चार्ज कैटाइन के ऊपर क्या होगा, ज्यादा, ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटाइन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन, जितना कैटाइन पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लेसर विल बी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम होगा। स्मॉलर विल बी द रेडियस, स्मॉलर विल बी द रेडियस, उतना रेडियस क्या होगा, कम होगा। यानी अगर मैं लिखूंगा a+1, a+2 और इसी तरह से बेटा a+3, जरा मुझे बोलेगा सबसे कम साइज किसका है, a+3 का साइज कम होगा किससे, +2 से, और +2 का साइज कम होगा किससे, +1 से। यह हुआ बेटा आपने किसके लिए देखा, कैटाइन के लिए। इसी तरीके से बेटा अगर हमारे पास कौन होगा, एनाइन, एनाइन की जो रेडियस होती है बेटा, उस रेडियस को बोला जाता है एनाइनिक रेडियस। तो अगर ये बेटा हमारे पास न्यूट्रल एटम है, मान लो बेटा ये न्यूट्रल एटम है, ये ए है और ये इसका, अगर मुझे इस न्यूट्रल एटम से बेटा एनाइन को बनाना होगा, एनाइन बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना है, हमें इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो प्लस इलेक्ट्रॉन किया ऐड, जब हमने इलेक्ट्रॉन बेटा इसको ऐड किया तो इसका इसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा बढ़ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बनेगा। यानी आपको मिलेगा बेटा ए नेगेटिव, ये कैटाइन बना के एनाइन, एनाइन। अब मुझे बोलिएगा बेटा एनाइन का जो साइज हमारे पास होगा, देख के बता बेटा, वो पैरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। एनाइन का जो साइज होगा बेटा वो पैरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से देखिए, तो अगर ध्यान दें बेटा, अगर हम एनाइन के लिए देखेंगे, फॉर एनाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर देन द पैरेंट एटम, more than the parent atom। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा पैरेंट एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर देन द पैरेंट एटम, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा पैरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके लिए, एनाइन के लिए। अच्छा अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा पैरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा, तो इसकी रेडियस बेटा पैरेंट एटम से क्या होगी, ज्यादा। देयरफॉर इट हैज more size than parent atom, इसका साइज बेटा पैरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा। यानी अगर मैं बोलूंगा ए और ए नेगेटिव में, जरा मुझे बोलेगा ज्यादा किसका साइज होगा, ए नेगेटिव का साइज ज्यादा होगा किससे, ए से। शाबाश। दूसरा पॉइंट, जितना चार्ज बेटा और जितना चार्ज ए के ऊपर क्या होगा, ज्यादा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, ज्यादा, तो उतना साइज भी क्या होगा, ज्यादा। यानी हम बोलेंगे ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द पैरेंट एटम, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम, ऑन द पैरेंट एटम, greater the negative charge on anion, greater the negative charge on the anion, more will be the radius, more will be the radius, उतनी रेडियस क्या होगी, ज्यादा।
तो अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा A-1, A-2 और A-3, जरा मुझे बोलेगा सबसे ज्यादा बेटा नेगेटिव चार्ज किसका है? -3 का। तो हम बोलेंगे सर इसका साइज इन तीनों से क्या होगा? ज्यादा। यानी ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन हमारे पास था हाउ डू आयनिक रेडियस ऑफ कैटायंस एंड एनाइन डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स। चलिए, तो ये हमने कैटाइन के लिए रेडियस देखी और ये हमने एनाइन के लिए रेडियस देखी। चलिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते? फिर साथ में लिखे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा? ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती? मान के चलेंगे बेटा हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम। सपोज कोई एटम बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम हमारे पास है ए गैसियस। अगर हम देख लेंगे बेटा ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहां से बेटा अगर हम देख लेंगे ये इसका न्यूक्लियस है और यहां से बेटा ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसके शेल्स है। ठीक है। अच्छा मुझे बोलेगा पहली शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर प्रेजेंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे कम अट्रैक्शन बेटा इसी वाले इलेक्ट्रॉन पे है। ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बेटा आपको बाहर निकालना, क्योंकि इसको अट्रैक्शन तो होगी कुछ ना कुछ न्यूक्लियस से, इसकी अट्रैक्शन कुछ ना कुछ क्या किससे होगी? न्यूक्लियस से। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बेटा आपको बाहर निकालना होगा तो आपको बेटा उस अट्रैक्शन को क्या करना होगा? ब्रेक। यानी इसको बेटा इस न्यूक्लियस के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालना होगा तो आप वहां से बोलोगे सर फिर हमें एक काम करना है, हमें इस अट्रैक्शन को क्या करना है? ब्रेक। और इसको ब्रेक करने के लिए बेटा आपको यहां से क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। अच्छा, जो आपने ये एनर्जी इसको दे दी और अट्रैक्शन ब्रेक हुई, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, जरा मुझे बोलेगा जब इलेक्ट्रॉन बेटा लूज हुआ, आपको बेटा ये आइसोलेटेड गैसियस एटम था, तो आपको मिलेगा यहां पर मोनोवैलेंट कैटायन। आपको मिलेगा क्या? मोनोवैलेंट कैटायन। अच्छा मुझे बोलिएगा बेटा इस अट्रैक्शन को बेटा ब्रेक करने के लिए आपने कितनी एनर्जी दे दी? ई। अब जो ये एनर्जी बेटा आपने सप्लाई की ताकि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, कहां से? आइसोलेटेड गैस एटम से। क्या बना देगा? मोनोवैलेंट कैटायन। इस एनर्जी को बेटा बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है अगर डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे, यानी अगर हमें डिफाइन करना होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा आईई से, तो हम क्या बोलेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron, to remove the most loosely bound electron, to remove the most loosely bound electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom to form monovalent cation, to form monovalent cation, ताकि आपको बेटा क्या मिले वहां पर? मोनोवैलेंट कैटायन मिले। यानी कम से कम कितनी एनर्जी बेटा आपको एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को देनी पड़ेगी ताकि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकले, ताकि मोनोवैलेंट कैटायन बने। वी कॉल्ड दैट एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट हम देख लेंगे बेटा, यूनिट होता है बेटा, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
या किलो जूल्स पर मोल, या हम लिखते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर मोल। ये यूनिट हम लेते हैं किसके बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब मुझे बोलेगा अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, अगर अट्रैक्शन बेटा कम होगी तो कम ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज साइज। नंबर फर्स्ट इज जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अच्छा मुझे बोलेगा जिसका साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान दे बेटा, साइज कम, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, न्यूक्लियस के नजदीक होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा हमारे पास है नंबर सेकंड फैक्टर, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। यानी जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव का मतलब होता है बेटा वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कितना न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको हम नाम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा। मगर इतना तो आपको पता है Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपने बेटा ये कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, Z इफेक्टिव जो होता है दैट इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। इस सिग्मा को हम नाम बोलते हैं बेटा शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी जिसका सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका Z इफेक्टिव कम, जिसका Z इफेक्टिव कम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। यानी नंबर थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यानी जिसका सिग्मा का वैल्यू ज्यादा उसका Z इफेक्टिव कम, जिसका Z इफेक्टिव कम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम। नंबर फोर्थ, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वो स्टेबल होते। अच्छा, जब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते तो इसके लिए बेटा हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना, तो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। यानी हाफ फिल्ड and completely filled configurations, completely filled configurations require more ionization enthalpy, require more ionization enthalpy due to extra stability, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यानी जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। यानी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होती है, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो ये हमने देखा बेटा फैक्टर जिन पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है दैट इज हाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी अक्रॉस ए पीरियड एंड डाउन ए ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल। यानी लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड का, अक्रॉस ए पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और डाउन ए ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। मैंने ऑलरेडी समझाया, जहां पर बेटा लिख के होगा ना अक्रॉस ए पीरियड तो समझ लेना बेटा बात चल रही है बेटा लेफ्ट टू राइट की, और जहां पर बेटा डाउन द ग्रुप का मतलब होता है बेटा टॉप टू बॉटम। यानी क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। ध्यान दे बेटा, पहले हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
जब हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अच्छा, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगा, यानी आप बोलोगे देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ठीक है, शाबाश। दूसरा हम देखेंगे बेटा, ये हुआ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है बेटा वही अक्रॉस द पीरियड। दूसरा हमारे पास होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम बात कर लेंगे बेटा टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ध्यान दे बेटा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, एंड जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हम टॉप टू बॉटम की बात कर लेंगे, टॉप टू बॉटम बेटा साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये हुआ बेटा अक्रॉस, यानी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, और साथ में बेटा टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है दैट इज व्हाई नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। चलिए बेटा, अगर हम बात कर लेंगे बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना। अगर आप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपको 2p3 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, चूंकि ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल, देयरफॉर मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। चूंकि हम बोलेंगे यहां पर, चूंकि नाइट्रोजन से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन 2p3 से रिमूव करना है, चूंकि 2p3 हाफ फिल्ड है, इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। यानी क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, फॉर नाइट्रोजन इफ वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन वी हैव टू रिमूव, यानी हम बोलेंगे यहां पर, यानी अगर आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर हमारे इस तरीके से हम लिखेंगे 2s2 2p3। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और अगर हम नाइट्रोजन पॉजिटिव बना देंगे तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2 2p2, यही आ जाएगा ना। अच्छा, मुझे बोलेगा 2s2 2p3 एंड 2s2 2p2 ज्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बेटा हमारे पास है हाफ फिल्ड, क्योंकि 2p3 p में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम बोलेंगे 2p2, 2p2 का मतलब होता है बेटा ये है पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड क्या होता है, मोर स्टेबल, और ये क्या है, लेस स्टेबल, यानी मोर स्टेबल से बढ़ रहा है लेस स्टेबल, देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम बोलेंगे बेटा इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, यानी इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। चलिए बेटा, अगर हम इसी तरह से देखेंगे, ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, ऑक्सीजन का बेटा क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन का लिखेंगे 2s2 2p4, यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 2s2 2p3। क्या ये पार्शियली फिल्ड है, यस, ये है पार्शियली फिल्ड, और ये क्या है बेटा, हाफ फिल्ड, ये क्या है, लेस स्टेबल,
और ये क्या है, मोर स्टेबल, यानी लेस स्टेबल से बन रहा है मोर स्टेबल, तो हम बोलेंगे बेटा देयरफॉर इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। और जो एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ये गैस गैस हम लिखेंगे बेटा, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेंगे तो गैस गैस हर कोई बेटा गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी कहां पर चाहे, जहां पर मोर स्टेबल से बन रहा है लेस स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन से मोर स्टेबल से बन रहा है लेस स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है कहां से, हाफ फिलेट से, यहां से बन रहा है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, इसीलिए इसको कम एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, साथ में बेटा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स है बेटा जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगा। शाबाश। तो अगर हम बात कर लेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये बेटा मान के चलो बेटा ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये हमारे पास पहली शल है, दूसरी शल, थर्ड शल, और ये बेटा मान के चलो बेटा फोर्थ शल हमारे पास है। यहां पर बेटा इन शेल्स में प्रेजेंट है बेटा इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो बेटा यहां बताइए वैलेंस शेल बेटा आउटर मोस्ट शेल जो है वही कौन सी शेल कहलाएगा, वैलेंस शेल। और ये बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये है आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी ए गैसियस, ठीक है। अगर हम बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन लाएंगे, ये हमने माना यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बेटा यहां पर लाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जो जब आएगा ना, इसको 2 चीजें करनी पड़ेगी यहां पर। एक इसको होगा बेटा अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे 2 चीजें होंगी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे बेटा 2 चीजें होंगी, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, और यानी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को मैं बेटा इस कलर से दिखाता हूं, ये बेटा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जरा मुझे बोलेगा इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा बेटा, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे 2 चीजें होंगी बेटा, अट्रैक्शन होगा किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेटा इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, रिपल्शन। यानी हम बोलेंगे बेटा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस पे 2 चीजें होंगे, अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, ए गैसियस, और साथ में बेटा यानी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस 2 चीजें बेटा ये एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन किससे बेटा, न्यूक्लियस से, और रिपल्शन किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अट्रैक्शन के टाइम पे बेटा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज, और रिपल्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड हो जाएगा, जब ये यहां पर बैठ जाएगा, जब ये बैठ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा 2 चीजें होंगी, अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की वजह से, और रिपल्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है। अच्छा, जो ही ये ऐड होगा तो ऑब्वियसली बेटा आपको इतना पता है कि यू विल गेट, आपको मिलेगा यहां पर, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आपको मिलेगा मोनोवैलेंट एनआयन, आपको मिलेगा मोनोवैलेंट एनआयन। अच्छा, जब आपने ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब आपने ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी, क्योंकि अब दोनों चीजें होंगी, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज, अगर रिपल्शन डोमिनेटिंग होगा तो एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब।
यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ये एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो हम बोलो लिखेंगे बेटा इसको ईजीई, या तो हम इसको दिखाते हैं बेटा डेल्टा ईजीएच से, जैसे आपके एनसीईआरटी दिखाती है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, the amount of energy absorbed or released when an electron is added, when an electron is added to the valence shell of isolated gaseous atom, isolated gaseous atom to form monovalent anion, to form monovalent anion, ताकि आपको बेटा monovalent anion मिलेगा। ठीक है, शाबाश। यानी ये दोनों चीजें होती है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। नेक्स्ट बेटा, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स, factors on which electron gain enthalpy depends, factors on which electron gain enthalpy depends, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगा? नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमारे पास होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जिसका साइज कम होगा बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ठीक है। नंबर थर्ड बेटा जो हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग और सिक्रीनिंग। नंबर फोर्थ बेटा, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम। यानी हाफ फिल्ड एंड completely filled configurations, completely filled configurations have less electron gain enthalpy, have less electron gain enthalpy, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंपली मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। वाई क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, क्लोरीन की क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है बेटा? किससे? फ्लोरीन से। ध्यान देना, बात अगर हम कर लेंगे बेटा चलिए बेटा, अगर हम क्लोरीन की बात कर लेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो तो हम बेटा वैलेंस शेल में ऐड करेंगे, तो ये इसकी कहलाएगी कौन सी शेल? वैलेंस शेल। तो इसी में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p5। तो ये इसकी कौन सी शेल कहलाएगा? वैलेंस शेल। तो इसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, तो अब मुझे बोलिएगा बेटा फ्लोरीन जो हमारे पास है, अगर हम फ्लोरीन को बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी आपको मिलेगा बेटा 2s2 2p5, तो आपको मिलेगा यहां पर बेटा फ्लोरीन नेगेटिव, और फ्लोरीन नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p6। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन तो पहला फ्लोरीन का देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 2p सबशेल,
एडेड इन 2p सबशेल। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हुआ? 2p सबशेल में। चलिए बेटा, अगर हम बात कर लेंगे बेटा क्लोरीन की, क्लोरीन का है बेटा 3s2 3p5। जब हम इसको बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे तो ये वैलेंस शेल में जाएगा, तो आपको क्लोरीन नेगेटिव मिलेगा। जो क्लोरीन नेगेटिव होगा बेटा वो हम बोलेंगे बेटा 3s2 3p6। और जो इलेक्ट्रॉन बेटा आपने ऐड किया वो 3p में ऐड किया, यानी इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 3p सबशेल। इलेक्ट्रॉन बेटा हमने ऐड किया 3p सबशेल में। तो अब मुझे बोलेगा बेटा जो 2p सबशेल होते हैं, 2p सबशेल मान लो बेटा इस तरीके की है 2p सबशेल, 1 2 3 4 5, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला था 3p सबशेल। चूंकि ये 2p सबशेल है, 3p सबशेल का साइज बेटा इससे बड़ा होगा ये। तो यहां पर बेटा अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6th इलेक्ट्रॉन बेटा हमने ये ऐड किया। अच्छा, अगर मैं 2p सबशेल की बात कर लेता हूं, यहां पर बेटा लेस रिपल्शंस, यहां पर बेटा 2p सबशेल में बेटा साइज कम है। जब साइज कम है तो इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शंस क्या होंगे? ज्यादा, मोर रिपल्शंस। चूंकि इसका साइज ज्यादा है, जब इसका साइज ज्यादा है तो यहां पर बेटा इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? लेस रिपल्शंस ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पे लेस रिपल्शंस होंगे, मोर रिपल्शंस ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मुझे बोलेगा अगर यहां पर लेस रिपल्शंस है बेटा, तो लेस रिपल्शंस, चूंकि यहां पर मोर रिपल्शंस है, मोर रिपल्शंस की वजह से लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस एनर्जी रिलीज्ड, लेस एनर्जी रिलीज्ड। चूंकि यहां पर लेस रिपल्शंस है तो यहां पर बेटा मोर एनर्जी रिलीज्ड। अब आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि यहां पर बेटा मोर रिपल्शंस है तो लेस क्या होगी? अट्रैक्शन। तो हम बोलेंगे लेस अट्रैक्शन, ड्यूरिंग अट्रैक्शन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, तो लेस एनर्जी रिलीज। क्योंकि यहां पर लेस रिपल्शंस है, जब रिपल्शन कम होगी तो अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा, तो मोर एनर्जी इज रिलीज। क्योंकि यहां पर बेटा मोर अट्रैक्शन है, मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन। यहां पर बेटा लेस एनर्जी रिलीज, क्योंकि यहां पर बेटा लेस अट्रैक्शन। तो इसीलिए बेटा जब यहां पर लेस रिपल्शन है, क्लोरीन के केस में लेस रिपल्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हुआ लेस रिपल्शन का मतलब हुआ मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन का मतलब हुआ मोर एनर्जी रिलीज। इसीलिए बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट, वहां पर रिपल्शन ज्यादा होते हैं। क्लोरीन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट, वहां पर बेटा रिपल्शन कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? और साथ में देखा है बेटा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। फिर साथ में लिखे राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, जो आपके एनसीईआरटी ने लिखे हैं वहां पर। ध्यान देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, ध्यान देना। मैं दो एलिमेंट्स को यहां पर मानता हूं, हमारे पास एलिमेंट ए है और हमारे पास एलिमेंट बी है, और हम ये मानेंगे बेटा सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ध्यान देना, बी इज मोर, इस तरीके से हम करते हैं। ध्यान देना, सपोज बेटा हमारे पास एलिमेंट ए है, एटम ए और एटम बी है। जरा मुझे बोलेगा बेटा बॉन्ड इनके बीच में क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड होने का मतलब क्या है? बॉन्ड होने का मतलब वो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेटा ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा बी की वजह से भी अट्रैक्शन होगी और ए की वजह से भी अट्रैक्शन होगी। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बी कितना अट्रैक्ट करेगा? दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा ए कितना अट्रैक्ट करेगा? उसको हम नाम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपली मतलब होता है
टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मगर कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons towards itself, in a covalent bond, to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond is called electronegativity, उसी का हम नाम बोलते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम यहां पर मानेंगे बेटा 2 मिनट के लिए, हम ये मान के चलेंगे सपोज B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, यानी B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? A से। अच्छा, अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से तो हम इस तरह से लिखेंगे AB, फिर यहां पर बॉन्ड होने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और हमने बोला B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बोलोगे सर फिर B इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे टुवर्ड्स B, यानी B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी B पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो A पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यानी अभी तक बॉन्ड बेटा कोवलेंट था, अब बॉन्ड्स में चार्जेस आए, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। यानी ये हमने लिखा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। साथ में बेटा क्या देखें? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स है बेटा जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। यानी हम लिखेंगे यहां पर बेटा फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, फैक्टर्स on which electronegativity depends, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज कम होगा बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यानी जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी अगर मैं बोलूंगा A और A पॉजिटिव में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप बोलोगे सर A पॉजिटिव में। A और A नेगेटिव में ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आप बोलोगे सर A होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। नंबर थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, जिसका सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, सिग्मा होता है शील्डिंग कांस्टेंट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। और भी आपने पढ़ा होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। ये परसेंट एस कैरेक्टर हम बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि sp, sp2, sp3, इसी तरह से बेटा हमारे पास होता है 50%, 33.33%, 25%, 16%, ऐसी बेटा 20%, 16%, ऐसी बेटा करके हम पढ़ते हैं। ये हुआ बेटा फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। और साथ में लिखे राइट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बेटा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट का लिख लेना, ध्यान देना बेटा। अच्छा, सेकंड पीरियड एलिमेंट में बेटा हमारे पास कौन कौन आता है? ध्यान देना, हमारे पास आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 0। फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। चलिए, तो अगर मैं बोल देता हूं लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 1, अप टू फ्लोरीन बेटा 0.5 इंक्रीज कर लेते। 1 इसका है 1.5, इसका कितना आता है? 2, 0.5 इंक्रीज कर लो 2.5,
0.5 इंक्रीज कर लो 3, 0.5 इंक्रीज कर लो 3.5, 0.5 इंक्रीज कर लो 4। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। पहले बेटा 1 कम कर लेना, फिर 0.5 कम कर लेना, फिर 0.4, फिर कंटिन्यूअसली 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। यानी पहला कितना कम कर लोगे 1, पहला कम कर लोगे 1, फिर कम कर लोगे 0.5, फिर कम कर लोगे 0.4, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, ऐसी कंटिन्यू कर लेना। चलिए फ्लोरीन से बेटा अगर हम देख लेंगे यहां तक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3। अच्छा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में जाएंगे घटेगी। पहले कितना घटा यहां से 1, अब कितना घटेगा 0.5, तो कितना बनेगा 2.5। अब कितना घटेगा बेटा 0.4, तो कितना आ जाएगा 2.1। अब कितना घटेगा 0.3, तो आ जाएगा 1.8, इसका आ जाएगा 1.5, इसका आएगा 1.2, इसका कितना आएगा 0.9। ये हमारे पास हुए क्या, ये हमारे पास हुए बेटा जो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ सम एलिमेंट्स। तो यहां पर हम बेटा लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ सम एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लें बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल हमारे पास है, ये पॉलिंग स्केल के बेसिस पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज आए। और एक क्वेश्चन में बेटा लिख लेता हूं, कभी बेटा आपको पूछते हैं डायगोनल पेयर बोलो, डायगोनल पेयर कौन कौन से है बेटा पीरियोडिक टेबल में। ध्यान दे बेटा हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। चलिए यहां पर बेटा कौन सा है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन। ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड, ठीक है। और ये हमारे पास है बेटा थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स। जो लिथियम होता है बेटा, लिथियम रिजेंबल करता है बेटा मैग्नीशियम के साथ, यानी ये एक डायगोनल पेयर हो गई। दूसरा बेटा बेरिलियम जो होता है ये रिजेंबल करता है किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ, ये दूसरी डायगोनल पेयर हो गई। इसी तरह से बेटा हमारे पास ये जो होता है बोरान, ये रिजेंबल करता है सिलिकॉन के साथ। दीज आर द 3 डायगोनल पेयर्स। यानी अगर मैं बोलूंगा डायगोनल पेयर्स बोलिए कौन कौन सा है डायगोनल पेयर्स, कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर लिथियम मैग्नीशियम एक डायगोनल पेयर है जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। दूसरा बेटा हमारे पास है बेरिलियम, अल्युमिनियम बेटा दूसरे डायगोनल पेयर है। एंड नंबर थर्ड बेटा हमारे पास बोरान, सिलिकॉन। दीज आर द 3 डायगोनल पेयर्स। ये 3 डायगोनल पेयर्स आपके पास है। चले बेटा तो इसी के साथ बेटा हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। एट लास्ट में बेटा फिर से मैं आपको बोल देता हूं, अगर किसी को बेटा इस लेक्चर का बेटा पीडीएफ चाहिए तो आपके सामने बेटा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है, आप इसको स्कैन कर सकते हो बेटा, टेलीग्राम चैनल में आ सकते हो। वहां से आप बेटा जितने भी लेक्चर्स हमारे आते हैं उन सारे लेक्चर्स का बेटा आपको एक तो वीडियोस मिलेंगे और साथ में बेटा आपको उन लेक्चर्स के पीडीएफ मिलेंगे। चलिए बेटा थैंक यू।